रुक करते हमारे खास सेगमेंट का आज का सुपर शेयर। आज का सुपर शेयर जान लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। आज के लिए सुपर शेयर रहेगा इंडियन टेरेन का। देखिए, अपैरल कारोबार से कंपनी है। पहले तो एक शानदार Q1 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी का जो ब्याज लागत है वो लगातार इंप्रूव हो रही है। 2 तिमाहियों से लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट ईज हुई है। साथ ही कंपनी की विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Q2 नॉर्मली कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। डिस्पाइट हेवी डिस्काउंट्स, वॉल्यूम्स बेहद स्ट्रॉन्ग रहती है और वही कारण है इस बारी भी Q2 में एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कंपनी का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए, सालाना आधार पर पिछले 5 सालों से धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने मुनाफे को करीब करीब 6 गुना बढ़ा दिया है। साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब 5.5 से 4 गुना बढ़ गया है सालाना आधार पे। कंपनी ने हाल ही में कुल 20 स्टोर्स और नए खोले हैं। उसका फायदा Q2 से आता हुआ दिखेगा, तो वो एक और कारण है Q2 नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग रहने की बात है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखिए, वैल्यूएशन फ्रंट पे बेहद आकर्षक है। इंडियन टेरेन कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब 9.5 रुपये की और FY18 के लिए अनुमानित EPS 10 सवा 10 रुपये की और P मल्टीपल महज 16 का। अगर आप अक्रॉस अपैरल सेगमेंट में कंपेयर करें, सभी में एक अच्छा रनअप आ चुका है। अभी भी इंडियन टेरेन में अपसाइड स्पेस बहुत बाकी है। अपने पेयर्स के मुकाबले 30% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है और यही कारण है स्पार्क कैपिटल मानता है खरीदारी करिए इंडियन टेरेन पे। आपके लिए टारगेट रहेगा 188 का। चलिए, इस बीच इंडियन टेरेन आपकी स्क्रीन पे 156.50 पे कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट हाई पे 5 रुपये 7 पैसे ऊपर। शुक्रिया अंचल आपका 156 पे स्ट्राइक करता हुआ। बहुत संक्षेप में सिमी, आई मीन 1-2 मिड कैप स्टॉक्स जो कि वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मैं उनका जिक्र भी कर रहा था, इनमें से कोई पिक करना चाहेंगे आप इंटरडे के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? एक तो वीरेंद्र, मुझे उज्जीवन फाइनेंशियल्स और इक्विटर्स, ये दोनों को ही स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ से पोजीशनल जा सकते हैं। आपने जो स्टॉक सजेस्ट किया था आज का दिन का ट्रेड के लिए OBC, जिसमें मुझे लगता है कि पूरा बैंकिंग सेक्टर शायद अटक रहा है, पर OBC में एक अच्छा फॉर्मेशन था, ब्रेकआउट भी 130 के ऊपर अच्छा आया है और ये स्टॉक मेंटेन भी कर रहा है। इसका ओवरऑल टारगेट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट नहीं मीडियम टर्म में 155 से 60 तक जा सकता है ये स्टॉक। तो इसमें भी मुझे लगता है कि एक पोजीशनल बेट लिया जा सकता है। भारत फाइनेंशियल आज एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है 832 से 836 के ऊपर। अगर ये स्टॉक इस रेंज को मेंटेन करता है तो कहीं ना कहीं जाके 850-55 तक भी जाएगा, ऐसा लगता है। ये 4 स्टॉक मैंने देखा है जिसमें अच्छा मोमेंटम है। भारत फोर्ज जो एक अच्छा मोमेंटम के साथ 920 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग आ रहा है और इसमें पोजीशनली हम लोग 990 से 1010 तक का टारगेट देख रहे हैं, जो कि मीडियम टर्म तक आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए अगर होल्ड करना है तो हो जाएगा। कल का आप ही का चैनल में मैंने एक BTST सजेस्ट किया, 2 BTST सजेस्ट किया था। एक था LIC हाउसिंग, जिसमें मोमेंटम नहीं है पर इसमें मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि नीचे से वापस बाइंग अट्रैक्ट करेगा। एक अरविंद मैंने सजेस्ट किया था जिसमें अच्छा मोमेंटम आज है, ऑलरेडी 5-6 रुपया ऊपर कल का क्लोजिंग से है, तो इसमें मैंने बाई कॉल दिया था आप ही का चैनल में, तो ये भी आ चुका है रडार में। और ओवरऑल मुझे लगता है कि आज अभी तो बैंकिंग सेक्टर पूरा वीक है, पर मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में आज नीचे से एक अच्छा रिकवरी आना चाहिए। आज डे वीकेंड है, मतलब आज के बाद मुझे लगता है कि बैंक में वापस एक मोमेंटम आना चाहिए। ओके, चलिए सिमी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखी आपने। एक बार देखिए, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में आप देखें जा रहा है, डे लो की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है इस वक्त। एक स्टॉक मुझे स्ट्राइक कर रहा है, प्लीज़ अगर आप देखिए जिसमें वॉल्यूम्स हैं, आई मीन देखिए रोज ब रोज एक फार्मा स्टॉक आता है, डोमिनेट करता है पूरे स्पेस को, मिड कैप फार्मा। एक दिन आ गया आपका मार्क्सन्स, एक दिन आपका आकर डिशमन। आप जब एक स्टॉक को देखिए, बाफना फार्मा को देखिए 9% ऊपर, 1,43,000 शुरू का वॉल्यूम्स। अभी अगर आप देखिए मेरे जो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी है, एक सेकंड मैं इसमें कुछ, ये आज का जो वॉल्यूम है 1,43,000 का, याद रखिए ये कल के टोटल वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम स्ट्राइक कर चुका है। और याद रखिए ये 52 वीक हाई पर है। वीकली चार्ट्स पे क्या सब्सटेंशियल मूव, रोज बरोज बाजार दीपाली एक फार्मा स्टॉक को पकड़ता है, उस पर तुल जाता है। अब इस पर तुल गए। जब पूरी बास्केट दिखा देंगे पूरी, अगर आप देखें डिशमैन, बाफना और साथ ही साथ ये आपका मार्क्सन्स, ये क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी बास्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं बात करने के लिए इस वक्त, मिस्टर सौरभ मुखर्जी हैं। मिस्टर मुखर्जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर,
एक बड़ा इवेंट था, आई मीन बड़ा ग्लोबल इवेंट, फेड की बैठक थी, ब्याज दरों को लेकर उन्होंने निर्णय पर डिफर कर दिया दिसंबर तक के लिए। एग्जैक्टली अब यहाँ से मार्केट्स को ड्राइव क्या करेगा सर? पहली चीज़ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट दिस लेवल, कंसिडरिंग Q1 नंबर्स, और क्या एक्चुअली अब Q2 नंबर्स ही होंगे जो हमको ड्राइव करेंगे? I think what will drive markets is what has driven markets over the last 6-7 months, which is largely liquidity. I don't think there's been a sort of meaningful economic pickup in India, which has driven the stock market. We're largely in a liquidity fuel rally, not just in India, but in equity markets across the world. And nothing that the Fed said yesterday suggests that that party will come to an end. Similarly, in India, inflation outlook remains quite benign, and it looks highly likely that the RBI too will keep liquidity conditions fairly easy inside the country. The only thing we have to be wary of is this sort of super liquid conditions are making life very difficult for banks in Japan and Europe. So if one of the big banks in Japan or Europe gets into serious financial trouble, you will see a pullback across the world. But monetary policy, neither in India nor in the West, poses a threat to this bull market, which is largely driven by liquidity, not driven by fundamentals. जी मिस्टर मुखर्जी, लेकिन जो ट्रेंड है मार्केट्स का वो आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या थोड़े से वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी बातें ज़रूर हुई हैं कि रीसेंट मूव के बाद जो वैल्यूएशंस इंडियन मार्केट्स की थोड़ी सी टुवर्ड हायर साइड पर आ गई हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो रैली हमने देखी वो अभी यहाँ से और कंटिन्यू होगी या फिर अपसाइड कैप्ड हो सकती है? और अगर अपसाइड कैप्ड होगी तो किन सर्कमस्टांसेस में हो सकती है? So 4 months ago, we said that our year-end target, financial year-end target, was 29,500 for the Sensex. So March 17 target for the Sensex we said was 29,500. We are approaching 29,500. I don't see any reason in the underlying fundamentals to upgrade our target. So if by December or perhaps even by Diwali, we hit 29,500, we clearly will have to become fairly circumspect on the markets. It's not evident that there's obvious grounds for re-rating India upwards. मिस्टर मुखर्जी, एक चीज़ जो आपने शुरू में ही कही थी कि इट विल बी लिक्विडिटी दैट विल ड्राइव द मार्केट। सर, लिक्विडिटी जो इंडिया की तरफ रही है, इमर्जिंग बास्केट्स की तरफ जो रही है और भारत की तरफ जो रही है, उसका फ्लो कैसा देख रहे हैं आप पोस्ट दिस इवेंट? So FII flows have been very strong for the last 2 to 3 months. We can see at our dealing desk fairly consistent FII buying that continues. But as I'm saying, FIIs are fairly rational people. Whilst they will keep one eye on monetary policy conditions in the West, they're also cognizant of fundamentals. So another 4-5% move up in the market. I think we will see caution start creeping into FII's behavior. It could well be that at that stage Indian retail takes over. It could well be that retail investor gets so excited by Diwali that at 30,000 Sensex retail starts piling into the market. But on a fundamental basis, I think we are gradually approaching full valuations for the market as a whole. जी मिस्टर मुखर्जी, ये बैंक्स में अभी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि PSU बैंक्स ने बैड लोन मेस को रिजॉल्व करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसका हमने रिफ्लेक्शन देखा भी है, लेकिन अभी भी कंसर्न्स इमर्ज हो रहे हैं। और हाल ही में कुछ वॉइसेस ऐसी आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी भी निवेश के लिहाज से प्राइवेट बैंक्स भले ही वैल्यूएशंस रिच हो, लेकिन एज रखते हैं PSU बैंक्स के ऊपर। आपकी राय क्या है? We've been saying for a long time now that we are in the midst of a long, steady decline for PSU banks. They neither have the capital to grow their balance sheets. It's questionable whether they actually have the management or the IT systems to prosper in such a difficult economy. I don't think the balance sheet cleanup is done either. So you got a situation where the PSU banks are steadily ceding market share, especially in SME lending, to private sector lender, both banks and NBFCs. Alongside that, I think what's putting the private sector lenders on a very strong wicket is that they've got access to funding. Wholesale market funding conditions are very liquid, and also retail investors who used to put money in black money in real estate, jewelry, are now have realized that there really is no future in putting your savings in jewelry and real estate in India with the crackdown on black money underway, and as a result savings are now gradually coming into the financial system. So for private sector lenders, this is a golden era. You're getting assets from the PSU banks and you're getting funding from both the wholesale market and from the retail investor. मिस्टर मुखर्जी, एक चीज़ और आपसे पूछूंगा। आई मीन
ठीक है, आपने लिक्विडिटी को अगर आप देखें एक बड़ी ड्राइविंग फोर्स माना है, लेकिन फिर भी एक ऐसा स्पेस जो कि आपको नंबर्स के पर्सपेक्टिव से, आई मीन कंसिडरिंग द Q2 नंबर्स विजिबिलिटी, Q3 नंबर्स विजिबिलिटी, Q4 नंबर्स विजिबिलिटी, उसके अनुसार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो इस वक्त बात करने के लिए? So I think other than lenders, I think the other two spaces which are looking fairly attractive given the structural changes in the country. I would say the first is the entire road sector. You're seeing a steady decline in freight numbers transported by the Indian Railways. I think now good year and a half of decline in Indian Railways is freight. You're also seeing a stagnation in passengers carried by the trains, and as a result the road sector benefits mightily. You're seeing truck makers benefit, lenders to the trucking sector benefit, road builders, owners of road assets. So I think you've got a major structural trend there where the inability of Indian Railways to price freight competitively is giving the road transport sector a huge opportunity. The other sector is aspirational consumption, so consumer durables, electricals, cars, expensive bikes, higher-end bikes. As people stop spending, as people stop saving through jewelry and real estate, they're also freeing up some of their budget and spending on living a better life, so upgrading the quality of their lifestyle, and that's giving a big boon to the whole aspirational consumption theme, where there are several high-quality investments that you could make out there. जी मिस्टर मुखर्जी, जो आईटी स्टॉक्स का बिहेवियर है फिलहाल, इसे आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये बिहेवियर एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है निवेश के लिए, या फिर गोइंग फॉरवर्ड और भी डी रेटिंग हो सकती है इन स्टॉक्स की? So look, it's clearly a big sector. There are players of different sizes and different qualities, but I think at an overall level, it's reasonably clear that there is a problem there. The problem is that your top line growth in dollar terms is slowing down, and over and above your top line growth slowing down, you also have margin pressure to contend with. So if your top line is barely growing at 10% and your operating margins are under pressure, your earnings will barely grow at 5-6%. For a sector with PE multiples closer to 20 and earnings growth at 5-6%, you clearly have a big valuation problem there. हेमंत, अभी L&T में आपका कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है? L&T और कैपिटल में नो डाउट अगर आप देखें BHEL बड़ा बैकफुट पे आ गया, चल नहीं पाया, डिलीवर नहीं कर पाया, पोस्ट नंबर्स जो एक सब्सटेंशियल मूव मिला था इसको एक बार फिर से 200 डे मार्क के नीचे, बट L&T आपका कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहा है क्या? देखिए वीरेंद्र, L&T में एक चेंज जो कल डेटा पॉइंट्स मुझे देखने को मिला है वो ये है कि 1500 का जो कॉल राइटर था उसमें थोड़ा अनवाइंड होके 1550 की तरफ शिफ्टिंग देखने को मिला है, जो एक साइन होता है कि बेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1540 से 1545 का एक टारगेट बन सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1480। अब अगर 1480 के नीचे नहीं जाता है वापस, तो एक बार 1550 के कॉल राइटर्स को थ्रेट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वो रन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है, तो यू कैन हैव अ टारगेट ऑफ 1545। जी।